इसका ज्वलंत उदाहरण सन 1857 का गदर है। यदि फ्रांस तथा अमेरिका की भ्रांति क्रांति द्वारा राजतंत्र को पलटकर प्रजातंत्र स्थापित भी कर लिया जाए तो बड़े बड़े धनी पुरुष अपने धन बल से सब प्रकार के अधिकारों को दबा बैठते हैं। कार्यकारिणी समितियों में बड़े बड़े अधिकार धनियों को प्राप्त हो जाते हैं। देश के शासन में धनियों का मत ही उच्च आदर पाता है। धन बल से देश के समाचार पत्रों, कल कारखानों तथा खानों पर उनका ही अधिकार हो जाता है। मजबूरन जनता की अधिक संख्या धनिकों का समर्थन करने को बाध्य हो जाती है। जो दिमाग वाले होते हैं वे भी समय पाकर बुद्धि बल से जनता की खरी कमाई से प्राप्त किए अधिकारों को हड़प कर बैठते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर वे श्रमजीवियों तथा कृषकों को उन्नति का अवसर नहीं देते। अंत में ये लोग भी धनिकों के पक्षपाती होकर राजतंत्र के स्थान में धनिक तंत्र की ही स्थापना करते हैं। रूसी क्रांति के पश्चात यही हुआ था। रूस के क्रांतिकारी इस बात को पहले से ही जानते थे, अतएव उन्होंने राज्य सत्ता के विरुद्ध युद्ध करके राजतंत्र की समाप्ति की। उसके बाद जैसे ही धन तथा बुद्धिजीवियों ने रोड़ा अटकाना चाहत की, उसी समय उनसे भी युद्ध करके उन्होंने वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की। अब विचारने की बात यह है कि भारतवर्ष में क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थन कौन से साधन मौजूद है। पूर्व पृष्ठों में मैंने अपने अनुभवों का उल्लेख करके दिखला दिया है कि समिति के सदस्यों की उदरपूर्ति तक के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। प्राणपण से चेष्टा करने पर भी असहयोग आंदोलन के पश्चात कुछ थोड़े से ही गिने चुने युवक युक्त प्रांत में ऐसे मिल सके जो क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करके सहायता देने का उद्युत हुए। इन गिने चुने व्यक्तियों में भी हार्दिक सहानुभूति रखने वाले, अपनी जान पर खेल जाने वाले कितने थे उसका कहना ही क्या। कैसी बड़ी बड़ी आशाएं बांधकर इन व्यक्तियों को क्रांतिकारी समिति का सदस्य बनाया गया था। और इस अवस्था में जबकि असहयोगियों ने सरकार की ओर से घृणा उत्पन्न कराने में कोई कसर न छोड़ी थी। खुले रूप में राज्यद्रोही बातों का पूर्ण प्रचार किया गया था। इस पर भी बोल्शेविक सहायता की आशाएं बंधा कर तथा क्रांतिकारियों के ऊंचे ऊंचे आदर्शों तथा बलिदानों का उदाहरण दे देकर प्रोत्साहन दिया जाता था। नवयुवकों के हृदय में क्रांतिकारियों के प्रति बड़ा प्रेम तथा श्रद्धा होती है। उनकी अस्त्र शस्त्र रखने की स्वाभाविक इच्छा तथा रिवॉल्वर या पिस्तौल से प्राकृतिक प्रेम उन्हें क्रांतिकारी दल से सहानुभूति उत्पन्न करा देता है। मैंने अपने क्रांतिकारी जीवन में एक भी युवक ऐसा न देखा जो एक रिवॉल्वर या पिस्तौल अपने पास रखने की इच्छा न रखता हो। जिस समय उन्हें रिवॉल्वर के दर्शन होते हैं वे समझते हैं कि इष्ट देव के दर्शन प्राप्त हुए, आधा जीवन सफल हो गया। उसी समय से वे समझते हैं कि क्रांतिकारी दल के पास इस प्रकार के सहस्रों अस्त्र होंगे, तभी तो इतनी बड़ी सरकार से युद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सोचते हैं कि धन की भी कोई कमी न होगी। अब समिति के व्यय से देश भ्रमण का अवसर भी प्राप्त होगा। बड़े बड़े त्यागी महात्माओं के दर्शन होंगे। सरकारी गुप्तचर विभाग का भी हाल मालूम हो सकेगा। सरकार द्वारा जब्त किताबें कुछ तो पहले ही बढ़ा दी जाती है। रही सही की भी आशा रहती है कि बड़ा उच्च साहित्य देखने को मिलेगा जो योग कभी प्राप्त नहीं हो सकता। साथ ही साथ ख्याल होता है कि क्रांतिकारियों ने देश के राजा महाराजाओं को तो अपने पक्ष में कर ही लिया होगा। अब क्या थोड़े दिन की ही कसर है, लौट दिया सरकार का राज्य, बम बनाने सीख ही जाएंगे, अब अमर बूटी प्राप्त हो जाएगी इत्यादि। परंतु जैसे ही एक युवक क्रांतिकारी दल का सदस्य बनकर हार्दिक प्रेम से समिति के कार्यों में योग देता है, थोड़े दिनों में ही उसे विशेष सदस्य होने के अधिकार प्राप्त होते हैं। वह एक्टिव कार्यशील मेंबर बनता है। उसे संस्था का कुछ असली भेद मालूम होता है। तब समझ में आता है कि कैसे भीषण कार्य में उसने हाथ डाला है।
फिर तो वही दशा हो जाती है जो नकटा पंथ के सदस्यों की थी। जब चारों ओर से असफलता तथा अविश्वास की घटाएं घटाएं दिखाई देती है, तब यही विचार होते हैं कि ऐसे दुर्गम पथ में ये परिणाम तो होते ही है। दूसरे देश के क्रांतिकारियों के मार्ग में भी ऐसी ही बाधाएं उपस्थित हुई होगी। वीर वही कहलाता है जो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार की बातों से मन को शांत किया जाता है। भारत के जनसाधारण की तो कोई बात ही नहीं। अधिकांश शिक्षित समुदाय भी यह नहीं जानता कि क्रांतिकारी दल क्या चीज़ है। फिर उनसे सहानुभूति कौन रखे। बिना देशवासियों की सहानुभूति के अथवा बिना जनता की आवाज़ के सरकार भी किसी बात की कुछ चिंता नहीं करती। दो चार पढ़े लिखे एक दो अंग्रेजी अखबार में दबे हुए शब्दों में यदि दो एक लेख लिख दे तो वे अरण्य रोदन के समान निष्फल सिद्ध होते हैं। उनकी ध्वनि व्यर्थ में ही आकाश में विलीन हो जाती है। तमाम बातों को देखकर अब तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि अच्छा हुआ जो मैं गिरफ्तार हो गया और भागा नहीं। भागने की मुझे सुविधाएं थी। गिरफ्तारी से पहले ही मुझे अपनी गिरफ्तारी का पूरा पता चल गया था। गिरफ्तारी के पूर्व भी यदि इच्छा करता तो पुलिस वालों को मेरी हवा भी न मिलती, किंतु मुझे तो अपनी शक्ति की पूरी परीक्षा करनी थी। गिरफ्तारी के बाद सड़क पर आध घंटे तक बिना किसी बंधन के घूमता रहा। पुलिस वाले शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। जब पुलिस कोतवाली में पहुंचा, दोपहर के समय पुलिस कोतवाली के दफ्तर में बिना किसी बंधन के खुला हुआ बैठा था। केवल एक सिपाही निगरानी के लिए पास बैठा था, जो रात भर का जागा था। सब पुलिस अफसर भी रात भर के जगे हुए थे, क्योंकि गिरफ्तारियों में लगे रहे थे। सब आराम करने चले गए थे। निगरानी वाला सिपाही भी घोर निद्रा में सो गया। दफ्तर में केवल एक मुंशी लिखा पढ़ी कर रहे थे। यह भी श्रीयुत रोशन सिंह अभियुक्त के फूफीजात भाई थे। यदि मैं चाहता तो धीरे से उठकर चल देता, पर मैंने विचारा कि मुंशी जी महाशय बुरे फंसेंगे। मैंने मुंशी जी को बुलाकर कहा कि यदि भावी आपत्ति के लिए तैयार हो तो मैं जाऊं। वे मुझे पहले से जानते थे। पैरों पर गए कि गिरफ्तार हो जाऊंगा, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे दया आ गई। 1 घंटे बाद श्री अशफाक उल्ला खां के मकान की तलाशी लेकर पुलिस वाले लौटे। श्री अशफाक उल्ला खां के भाई की कारतूसी बंदूक और कारतूसों की भरी हुई पेटी लाकर उन्हीं मुंशी जी के पास रख दी गई और मैं पास ही कुर्सी पर खुला हुआ बैठा था। केवल एक सिपाही खाली हाथ पास में खड़ा था। इच्छा हुई कि बंदूक उठाकर कारतूसों की पेटी गले में डाल लूं, फिर कौन सामने आता है। पर फिर सोचा कि मुंशी जी पर आपत्ति आएगी, विश्वासघात करना ठीक नहीं। उस समय खुफिया पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सामने छत पर आए। उन्होंने देखा कि मेरे एक और कारतूस तथा बंदूक पड़ी है। दूसरी ओर श्रीयुत प्रेमकृष्ण का माउजर, पिस्तौल तथा कारतूस रखे हैं। क्योंकि सब चीज़ें मुंशी जी के पास आकर जमा होती थी और मैं बिना किसी बंधन के बीच में खुला हुआ बैठा हूँ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को तुरंत संदेह हुआ। उन्होंने बंदूक तथा पिस्तौल को वहाँ से हटवाकर मालखाने में बंद करवाया। निश्चय किया कि अब भाग चल लूँ। बहाने से बाहर निकाला गया। एक सिपाही कोतवाली से बाहर दूसरे स्थान में शौच के निमित्त ले गया। दूसरे सिपाहियों ने उससे बहुत कुछ कहा कि रस्सी डाल लो। उसने कहा, मुझे विश्वास है यह भागेगा नहीं। पाखाना नितांत निर्जन स्थान में था। मुझे पाखाने भेजकर वह सिपाही खड़े होकर सामने कुश्ती देखने लगा। मैंने दीवार पर पैर रखा और चढ़कर देखा कि सिपाही महोदय कुश्ती देखने में मस्त है। हाथ बढ़ाते ही दीवार के ऊपर और एक क्षण में बाहर हो जाता, फिर मुझे कौन पाता। किंतु तुरंत विचार आया कि जिस सिपाही ने विश्वास करके तुम्हें इतनी स्वतंत्रता दी, उसके साथ विश्वासघात करके भागकर उसको जेल में डालोगे, क्या यह अच्छा होगा? उसके बाल बच्चे क्या कहेंगे? इस भाव ने हृदय पर एक ठोकर लगाई। एक ठंडी सांस भरी, दीवार से उतरकर बाहर आया। सिपाही महोदय को साथ लेकर कोतवाली की हवालात में आकर बंद हो गया। लखनऊ जेल में काकोरी के अभियुक्तों को बड़ी भारी आज़ादी थी।
राय साहब, पंडित चंपालाल जेलर की कृपा से हम कभी न समझ सके कि जेल में है या किसी रिश्तेदार के यहाँ मेहमानी कर रहे हैं। जैसे माता पिता से छोटे छोटे लड़के बात बात पर बिगड़ जाते हैं, यही हमारा हाल था। हम लोग जेल वालों से बात बात पर ऐठ जाते। पंडित चंपालाल का ऐसा हृदय था कि वे हम लोगों से अपनी संतान से भी अधिक प्रेम करते थे। हम में से किसी को जरा सा कष्ट होता था तो उन्हें बड़ा दुख होता था। हमारे तनिक से कष्ट को भी वह स्वयं न देख सकते थे, और हम लोग ही क्यों, उनके जेल में किसी कैदी या सिपाही, जमादार या मुंशी, किसी को भी कोई कष्ट नहीं। सब बड़े प्रसन्न रहते थे। इसके अतिरिक्त मेरी दिनचर्या तथा नियमों का पालन देखकर पहरे के सिपाही अपने गुरु से भी अधिक मेरा सम्मान करते थे। मैं यथा नियम जाड़े, गर्मी तथा बरसात में प्रातःकाल 3 बजे से उठकर संध्यादि से निवृत्त हो नित्य हवन भी करता था। प्रत्येक पहरे का सिपाही देवता समान मेरा पूजन करता था। यदि किसी के बाल बच्चे को न कष्ट होता था तो वह हवन की भभूत ले जाता था। कोई जंत्र मांगता था, उनके विश्वास के कारण उन्हें आराम भी होता था तथा उनकी श्रद्धा और भी बढ़ जाती थी। परिणाम स्वरूप जेल से निकल जाने का पूरा प्रयत्न कर लिया। जिस समय चाहता चुपचाप निकल जाता। एक रात्रि को तैयार होकर उठ खड़ा हुआ। बैरक के नंबरदार तो मेरे सहारे पहरा देते थे। जब जी में आता सोते, जब इच्छा होती बैठ जाते, क्योंकि वे जानते थे कि यदि सिपाही या जमादार सुपरिटेंडेंट जेल के सामने पेश करना चाहेंगे तो मैं बचा लूँगा। सिपाही तो कोई चिंता ही न करते थे। चारों ओर शांति थी। केवल इतना प्रयत्न करना था कि लोहे से कटी हुई सलाखों को उठाकर बाहर हो जाओ। 4 महीने पहले लोहे की सलाखें काट ली थी। काट कर बाहर वे ऐसे ढंग से जमा दी थी कि सलाखें धोई गई, रंगत लगवाई गई, तीसरे दिन झाड़ी जाती, 8वें दिन हथौड़े से ठोकी जाती, और जेल के अधिकारी नित्य प्रति सायंकाल घूमकर सब और दृष्टि डाल जाते थे, पर किसी को कोई पता न चलता। जैसे ही मैं जेल से भागने विचार करके उठा था, ध्यान आया कि जिन पंडित चंपालाल की कृपा से सब प्रकार आनंद भोगने की स्वतंत्रता जेल में प्राप्त हुई, उनके बुढ़ापे में, जबकि थोड़ा सा समय ही उनकी पेंशन के लिए बाकी है, क्या उन्हीं के साथ विश्वासघात करके निकल भागूं? सोचा, जीवन भर किसी के साथ विश्वासघात न किया, अब भी विश्वासघात न करूँगा। उस समय मुझे यह भली भांति मालूम हो चुका था कि मुझे फांसी की सज़ा होगी, पर उपर्युक्त बात सोचकर भागना स्थगित ही कर दिया। ये सब बातें चाहे प्रलाप ही क्यों न मालूम हो, किंतु सब अक्षरशः सत्य है, सबके प्रमाण विद्यमान है। मैं इस समय इस परिणाम पर पहुंचा कि यदि हम लोगों ने प्राण पर से जनता को शिक्षित बनाने में पूर्ण प्रयत्न किया होता तो हमारा उद्योग क्रांतिकारी आंदोलन से कहीं अधिक लाभदायक होता, जिसका परिणाम स्थायी होता। अति उत्तम होगा यदि भारत की भावी संतान तथा नवयुवक वृद्ध क्रांतिकारी संगठन करने की अपेक्षा जनता की प्रवृत्ति को देश सेवा की ओर लगाने का प्रयत्न करे, और श्रमजीवी तथा कृषकों का संगठन करके उनको जमींदारों तथा रईसों के अत्याचारों से बचाए। भारतवर्ष के रईस तथा जमींदार सरकार के पक्षपाती है। मध्य श्रेणी के लोग किसी न किसी प्रकार इन्हीं तीनों के आश्रित है। कोई तो नौकर पेशा है, और जो कोई व्यवसाय भी करते हैं उन्हें भी इन्हीं के मुंह की ओर ताकना पड़ता है। रह गए श्रमजीवी तथा कृषक, सो उनको उदरपूर्ति के उद्योग से ही समय ही नहीं मिलता जो धर्म, समाज तथा राजनीति की ओर कुछ ध्यान दे सके। मद्यपानादि दुर्व्यसनों के कारण उनका आचरण भी ठीक नहीं रह सकता। व्यभिचार, संतान वृद्धि, अल्पायु में मृत्यु तथा अनेक प्रकार के रोगों से जीवन भर उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। कृषकों में उद्योग का तो नाम भी नहीं पाया जाता। यदि एक किसान को जमींदार की मजदूरी करने या हल चलाने की नौकरी करने पर ग्राम में आज से 20 वर्ष पूर्व 2 आने रोज या 4 रुपये मासिक मिलते थे, तो आज भी वही वेतन बंधा चला आ रहा है। 20 वर्ष पूर्व वह अकेला था, अब उसकी स्त्री तथा 4 संतान भी है।
पर उसी वेतन में उसे निर्वाह करना पड़ता है, उसे उसी पर संतोष करना पड़ता है। सारे दिन जेठ की लू तथा धूप में गन्ने के खेत में पानी देते देते उसको रतौंधी आने लगती है। अंधेरा होते ही आँख से दिखाई नहीं देता, पर उसके बदले में आधा सेर सड़े हुए शीरे का शरबत या आधा सेर चना तथा 6 पैसे रोज़ मजदूरी मिलती है, जिसमें ही उसे अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है। जिसके हृदय में भारतवर्ष की सेवा के भाव उपस्थित हो, या जो भारत भूमि को स्वतंत्र देखने या स्वाधीन बनाने की इच्छा रखता हो, उसे उचित है कि ग्रामीण संगठन करके कृषकों की दशा सुधार कर उनके हृदय से भाग्य निर्भरता को हटाकर उद्योगी बनने की शिक्षा दे। कल कारखाने, रेलवे, जहाज तथा खानों में जहाँ कहीं श्रमजीवी हो, उनकी दशा को सुधारने के लिए श्रमजीवियों के संघ की स्थापना की जाए, ताकि उनको अपनी अवस्था का ज्ञान हो सके और कारखानों के मालिक मनमाने अत्याचार न कर सके, और अछूतों को, जिनकी संख्या इस देश में लगभग 6 करोड़ है, पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कराने का प्रबंध हो तथा उनको सामाजिक अधिकारों से समानता मिले। जिस देश में 6 करोड़ मनुष्य अछूत समझे जाते हो, उस देश के वासियों को स्वाधीन बनाने का अधिकार ही क्या है। इसी के साथ ही साथ स्त्रियों की दशा भी इतनी सुधारी जाए कि वे अपने आप को मनुष्य जाति का अंग समझने लगे, वे पैर की जूती तथा घर की गुड़िया न समझी जाए। इतने कार्य हो जाने के बाद जब भारत की जनता का अधिकांश शिक्षित हो जाएगा, वे अपनी भलाई बुराई समझने के योग्य हो जाएंगे। उस समय प्रत्येक आंदोलन जिसका शिक्षित जनता समर्थन करेगी, अवश्य सफल होगा। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति उसने दबाने में समर्थ न हो सकेगी। रूस में जब तक किसान संगठन नहीं हुआ, रूस सरकार की ओर से देश सेवकों पर मनमाने अत्याचार होते रहे। जिस समय से कैथोराइन ने ग्रामीण संगठन का कार्य अपने हाथ में लिया, स्थान स्थान पर कृषक सुधारक संघों की स्थापना की। घूम घूम कर रूस के युवक तथा युवतियों ने जारशाही के विरुद्ध प्रचार आरंभ किया। तभी से किसानों को अपनी वास्तविक अवस्था का ज्ञान होने लगा और वे अपनी मित्र तथा शत्रु को समझने लगे। उसी समय से जारशाही की नींव हलने लगी। श्रमजीवियों के संघ भी स्थापित हुए। रूस में हड़तालों का आरंभ हुआ। उसी समय से जनता की प्रवृत्ति को देखकर मदांधों के नेत्र खुल गए। भारतवर्ष में सबसे बड़ी कमी यही है कि इस देश के युवकों में शहरी जीवन व्यतीत करने की बान पड़ गई। युवक वृंद साफ सुथरे कपड़े पहनने, पक्की सड़कों पर चलने, मीठा, खट्टा तथा चटपटा भोजन करने, विदेशी सामग्री से सुसज्जित बाजारों में घूमने, मेज कुर्सी पर बैठने तथा विलासिता में फंस रहने के आदी हो गए हैं। ग्रामीण जीवन को वे नितांत नीरस तथा शुष्क समझते हैं। उनकी समझ में ग्रामों में अर्ध सभ्य या जंगली लोग निवास करते हैं। यदि कभी किसी अंग्रेजी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी कार्यवश अपने किसी संबंधी के यहाँ ग्राम में पहुँच जाता है, तो उसे वहाँ 2-4 दिन काटना बड़ा कठिन हो जाता है। वह या तो कोई उपन्यास साथ ले जाता है जिसे अलग बैठ पढ़ा करता है, या पड़े पड़े सोया करता है। किसी ग्रामवासी से बातचीत करने से उसका दिमाग थक जाता है, या उससे बातचीत करना वह अपनी शान के खिलाफ समझता है। ग्रामवासी, जमींदार या रईस जो अपने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उनकी भी यही इच्छा रहती है कि जिस प्रकार हो सके उनके लड़के कोई सरकारी नौकरी पा जाए। ग्रामीण बालक जिस समय शहर में पहुंचकर शहरी शान को देखते हैं, इतनी बुरी तरह से उन पर फैशन का भूत सवार हो जाता है कि उनके मुकाबले फैशन बनाने की चिंता किसी को भी नहीं। थोड़े दिनों में उनके आचरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और वे स्कूल के गंदे लड़कों के हाथ में पड़कर बड़ी बुरी कुटेवों के घर बन जाते हैं। उनसे जीवन पर्यंत अपना ही सुधार नहीं हो पाता, फिर वे ग्रामवासियों का सुधार क्या खाक कर सकेंगे।
असहयोग आंदोलन में कार्यकर्ताओं की इतनी अधिक संख्या होने पर भी सबके सब शहर के प्लेटफॉर्म पर लेक्चरबाजी करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे बहुत थोड़े कार्यकर्ता थे जिन्होंने ग्रामों में कुछ कार्य किया। उनमें भी अधिकतर ऐसे थे जो केवल हुल्लड़ कराने में ही देशोद्धार समझते थे।